पुराने चर्च का साया। स्थान नैनी गांव, एक ऐसा पहाड़ी कस्बा जहां की हवा में भी कोई अनकही कहानी तैरती है। मुख्य पात्र अनिरुद्ध रॉय, दिल्ली की भीड़ से दूर 28 वर्षीय खोजी पत्रकार जिसकी नस नस में सच की प्यास दौड़ती है। संध्या, नैनी गांव की एक शांत मृदुभाषी लड़की जिसकी आंखों में गहराई है और कोई छिपा हुआ दर्द। डॉक्टर रघुवीर, लगभग 60 वर्ष के, कस्बे के इकलौते अस्पताल के संचालक जिनके पास नैनी गांव के कई पुराने राज दफन हैं। प्रस्तावना, एक गुमनाम आमंत्रण। रात के 2 बजे थे। नैनी गांव की तंग गलियों में मौत सा सन्नाटा पसरा था। पहाड़ियों से सरकती हवा भी आज कुछ अजीब सी फुसफुसाहट लिए थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति कानों में धीमी आवाज में कुछ कह रही हो। दिल्ली की आपाधापी से भागकर नैनी गांव की आगोश में पनाह लेने वाले अनिरुद्ध रॉय की नींद एक रहस्यमयी खट 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 की आवाज से टूट गई। वो हड़बड़ाकर उठा, खिड़की की ओर देखा, बाहर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे से सरकाए गए एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने धीमे से उसे उठाया। अंधेरे में भी शब्द साफ दिख रहे थे। तुम्हें सच्चाई जाननी है तो कल रात 12 बजे पुराने चर्च के पास आ जाना, अकेले। यह संदेश अनिरुद्ध के अंदर सोए पत्रकार के जुनून को झकझोर गया। वो जानता था कि ऐसे आमंत्रण अक्सर खतरे का बुलावा होते हैं, पर सच की अदृश्य पुकार उसे हर जोखिम उठाने को उकसा रही थी। नैनी गांव की शांति के भीतर कुछ ऐसा था जो अब उसे अपनी ओर खींच रहा था। चर्च का रहस्य और वो परछाई। अगली रात अनिरुद्ध टॉर्च और अपने कैमरे के साथ पुराने चर्च की ओर चल पड़ा। चांद बादलों में छिपा था और रात की खामोशी में पत्तों की सरसराहट भी एक अनहोनी का संकेत दे रही थी। जैसे जैसे वो खंडहर हो चुके चर्च के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक और सीलन घुलती जा रही थी, मानो चर्च की सदियों पुरानी दीवारें सांस ले रही हों। चर्च के अंदर का माहौल और भी वीरान और डरावना था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी और अंधेरा हर कोने में दुबका था। अनिरुद्ध ने अपनी टॉर्च घुमाई और उसकी रोशनी एक पुरानी टूटी हुई बेंच पर पड़ी, जिस पर किसी ने उंगलियों से खुदा था। सच्चाई दबी रहती है पर मिटती नहीं। ये ठीक वैसी ही हस्तलिपि थी जैसी संदेश में थी। अनिरुद्ध की धड़कनें तेज हो गईं। वो अकेला नहीं था। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक ठंडी बर्फीली सांस उसकी गर्दन पर पड़ी। अनिरुद्ध तेजी से पलटा। उसकी टॉर्च की तेज रोशनी सीधे एक साये पर पड़ी जो अंधेरे में लिपटा हुआ था। उसकी पहचान करना मुश्किल था, मानो वो हवा में बना कोई आकार हो, पर अनिरुद्ध को लगा कि उसने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी है, जैसे कोई भूली हुई चिंगारी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक धीमी कानाफूसी भरी आवाज आई जो हवा में गूंजकर अनिरुद्ध के कानों में सांप की तरह रेंग गई। अनिरुद्ध ने साहस बटोरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? साया धीरे धीरे एक कदम पीछे हटा, जैसे धुएं का कोई गुबार सिमट रहा हो। तुम सच जानना चाहते हो ना? लेकिन क्या तुम उसे सह पाओगे? नैनी गांव में कुछ रहस्य हैं अनिरुद्ध, कुछ ऐसे राज जो दबे रहना ही बेहतर है। साया अचानक हंसा, एक डरावनी नीरस हंसी जो चर्च की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। जो हुआ था वो खो चुकी यादों में दफन है, लेकिन तुम सही जगह पर हो। इस चर्च की दीवारों में, नैनी गांव की हर गली में, हर चेहरे पर वही राज छुपा है। तुम्हें बस उसे ढूंढना है। लेकिन याद रखना, कुछ सच्चाइयाँ बेहद खतरनाक होती हैं। इतना कहकर वह साया अंधेरे में घुलता चला गया, जैसे कभी था ही नहीं। अनिरुद्ध वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, रोंगटे खड़े थे। ये कोई वहम नहीं था। नैनी गांव की शांत सतह के नीचे कुछ भयानक खत बता रहा था। पुरानी तस्वीरें और अनकही कहानियां। सुबह होते ही चर्च के रहस्य की खोज ने अनिरुद्ध को बेचैन कर दिया। उसकी नज़र सबसे पहले अपनी मकान मालकिन की बेटी संध्या पर पड़ी। संध्या ने पुराने चर्च का जिक्र सुनते ही एक अजीब सा डर दिखाया। लोग कहते हैं वहाँ कुछ अच्छा नहीं हुआ था कई साल पहले, बस कुछ बुरा। लोग उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उसकी झिझक अनिरुद्ध को कुछ और गहरे राज का संकेत दे रही थी, जैसे वो कुछ छिपा रही हो या कुछ भूलने की कोशिश कर रही हो। उसकी मकान मालकिन श्रीमती शर्मा ने बताया कि लगभग 15 साल पहले 2008 में चर्च में एक भयंकर आग लगी थी। कुछ लोग उसमें जलकर मर गए थे और एक परिवार के 2 बच्चे, समीर और संध्या, लापता हो गए थे। समीर तो कभी मिला ही नहीं और संध्या को मैंने अपनी बेटी की तरह गोद लिया। श्रीमती शर्मा ने उदासी से कहा। उनकी आवाज में वर्षों का दर्द घुल गया था। अनिरुद्ध के दिमाग में खोई हुई यादें और लापता बच्चे कौंधे।
उसे अपनी नानी की एक पुरानी तस्वीर याद आई जो इसी गांव में रहती थी। वो तस्वीर चर्च के सामने खींची गई थी और उसमें एक छोटी लड़की थी जिसकी आंखें संध्या से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थीं। उसके बगल में एक लड़का खड़ा था। तस्वीर के पीछे लिखा था संध्या और समीर 2008। अनिरुद्ध ने तुरंत संध्या को तस्वीर दिखाई। संध्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर और पहचान का भाव एक साथ उभरा। मैं कुछ नहीं जानती अनिरुद्ध जी, बस मुझे कुछ याद नहीं आता। मेरे माता पिता कहते हैं कि मैं बहुत छोटी थी जब आग लगी थी और उस हादसे में मेरी याददाश्त चली गई थी और रघुबीर जी मेरे चिकित्सा कर रहे थे। अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि संध्या सच बोल रही थी। उसकी यादें सच में धुंध में खो गई थी या शायद किसी ने उन्हें जानबूझकर मिटा दिया था। डॉक्टर रघुवीर का सच और एक पुरानी डायरी। संध्या की बात ने अनिरुद्ध को सीधे डॉक्टर रघुवीर के दरवाजे पर पहुंचाया। क्लिनिक में डॉक्टर रघुवीर का चेहरा 2008 की चर्च की आग और समीर संध्या का नाम सुनकर सफेद पड़ गया, जैसे किसी पुराने जख्म पर नमक छिड़क दिया गया हो। हाँ, मैं जानता हूँ, डॉक्टर रघुवीर ने धीमी थकी हुई आवाज में कहा। समीर वो संध्या का बड़ा भाई था। वो लापता हो गया था। उसका शरीर कभी नहीं मिला। जब अनिरुद्ध ने पूछा कि क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, तो डॉक्टर रघुवीर ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उनके सीने से उतर रहा हो। जांच अधिकारियों ने इसे दुर्घटना बताया था, लेकिन कुछ बातें थीं जो मुझे हमेशा खटकती थीं। मैंने अपनी एक निजी डायरी में उन दिनों का हर विवरण लिखा था। उन्होंने एक पुरानी चमड़े की बाउंड डायरी अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा दी, जैसे कोई रहस्यमय कुंजी सौंप रहे हो। इसे पढ़ो अनिरुद्ध, तुम्हें शायद उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो तुम्हारे मन में है। ये डायरी मेरे मौन की गवाह है। डायरी के पन्नों से एक भयानक राज का खुलासा। अनिरुद्ध ने डायरी खोली। पन्ने पुराने थे और स्याही हल्की पड़ गई थी, पर हर शब्द एक भयावह कहानी कह रहा था। 14 अगस्त 2008 चर्च में भयंकर आग लगी। 4 लोग मारे गए। समीर लापता हो गया। पुलिस इसे दुर्घटना मान रही है, पर आग इतनी तेजी से कैसे फैली? कोई सामान्य आग ऐसी नहीं होती। 17 अगस्त 2008 संध्या सदमे में है। उसकी याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी है। उसके अभिभावक उसकी याददाश्त जाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, न कि समीर के लापता होने पर। अजीब बात है, 20 अगस्त 2008 एक बूढ़ी प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आग लगने से पहले उसने चर्च से किसी लंबे पतले व्यक्ति को काले कपड़ों में भागते देखा था। पुलिस ने इसे बुढ़ापे का भ्रम कहकर टाल दिया। क्या ये सचमुच भ्रम था? 25 अगस्त 2008 समीर को आग से कुछ दिन पहले एक बाहरी व्यक्ति एक डीलर के साथ बहस करते देखा गया था। वो डीलर समीर के माता पिता की कुछ प्राचीन चीजें खरीदना चाहता था। उसकी आंखें लालची थीं। डायरी यहीं खत्म हो गई थी, जैसे कोई कहानी बीच में ही अधूरी छोड़ दी गई हो। अनिरुद्ध को अब साफ दिख रहा था, आग जानबूझकर लगाई गई थी। समीर सिर्फ लापता नहीं हुआ था और एक रहस्यमय डीलर इस सब के पीछे था, एक अदृश्य धागा जो इस जाल को बुन रहा था। वो डीलर और अंतिम खुलासा। अनिरुद्ध ने डॉक्टर रघुवीर से उस डीलर के बारे में पूछा। उन्हें नाम तो याद नहीं था, पर बताया कि वो पुरानी एंटीक चीजों का व्यापार करता था और उसकी नज़र चर्च के परिवार के पास मौजूद एक दुर्लभ प्राचीन मूर्ति पर थी। एक ऐसी मूर्ति जिसके बारे में किंवदंतियां थीं। अनिरुद्ध ने नैनी गांव के पुरानी कबाड़ की दुकान के मालिक श्याम बाबू से बात की। श्याम बाबू ने डरते हुए बताया कि वो डीलर बहुत अमीर था। आंखें उसकी ठंडी और निर्दयी थीं और उसके पास एक खास अंगूठी थी जिसमें एक सांप अपनी पूंछ खा रहा था, ओरोबोरस, जो किसी गुप्त समाज का प्रतीक लगती थी। अनिरुद्ध को तुरंत दिल्ली की एक पुरानी कलाकृतियों की प्रदर्शनी याद आई, जहां उसने ठीक वैसी ही अंगूठी पहने एक बड़े कलेक्टर को देखा था। उसका नाम था आलोक वर्मा। वह अपनी क्रूरता और दुर्लभ वस्तुओं के जुनून के लिए कुख्यात था। अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिसकी जड़ें नैनी गांव की जमीन में बहुत गहरी थीं और जिसकी पहुंच दूर दिल्ली तक थी। अंतिम टकराव और दर्दनाक अतीत। रात के समय अनिरुद्ध डॉक्टर रघुवीर और संध्या को लेकर आलोक वर्मा की शहर से दूर स्थित गुप्त हवेली की ओर बढ़ा। अनिरुद्ध को उम्मीद थी कि इस भयावह जगह पर आकर संध्या की दबी हुई यादें पूरी तरह वापस आ सकेंगी, जैसे कोई पुराना फिल्म रोल फिर से चलने लगे। हवेली के अंदर विशाल हॉल में चारों तरफ पुरानी और कीमती कलाकृतियां भरी थीं। हर चीज पर इतिहास की धूल जमी थी। आलोक वर्मा वहीं बैठा था, अपनी एक दुर्लभ मूर्ति को निहारते हुए। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। तो तुम आ गए।
आलोक वर्मा ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी संतुष्टि थी। मुझे पता था तुम ढूंढ लोगे। पत्रकारिता का जुनून तुम्हें यहाँ तक ले ही आता है। तुमने समीर को क्यों मारा और उस परिवार को क्यों खत्म किया? अनिरुद्ध ने सीधे पूछा। उसकी आवाज में लोहे सी दृढ़ता थी। आलोक वर्मा हंसा, एक ठंडी और क्रूर हंसी जो हॉल की दीवारों में गूंज उठी। वह परिवार, उनके पास एक प्राचीन मूर्ति थी, एक ऐसी चीज जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रहा था। वह मूर्ति नैनी गांव के पूर्वजों की थी और उसमें अतुल्य शक्ति थी, केवल भौतिक नहीं बल्कि इतिहास और कहानियों की शक्ति। समीर ने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन उसके माता पिता उसे बेचना नहीं चाहते थे। जब मुझे पता चला कि समीर ने उस मूर्ति को कहीं छिपा दिया है और वो उसे मुझे देने से मना कर रहा है, तो मैंने उन्हें रास्ते से हटाना ही बेहतर समझा। आगे एक दुर्घटना थी, जैसा कि सबने माना। तभी संध्या ने एक चीख निकाली, एक ऐसी चीख जिसमें वर्षों का दर्द और पीड़ा थी। आलोक वर्मा के हर शब्द के साथ उसकी खोई हुई यादें वापस आ रही थीं, एक एक करके जुड़ती जा रही थीं। उसे याद आ रहा था आग की लपटें, धुआं और समीर का चेहरा जो उसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। समीर, संध्या ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज में टूटन थी। वो मरा नहीं था, उसने मुझे छुपाया था। और वो मूर्ति, वो चर्च के नीचे एक गुप्त तहखाने में है। आलोक वर्मा का चेहरा क्रोध से भर गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम्हें याद आ गया? ये नहीं हो सकता। उसने एक धारदार खंजर निकाला और अनिरुद्ध की ओर झपटा। उसकी आंखों में हत्यारा जुनून था। एक पल की लड़ाई हुई। अनिरुद्ध ने आलोक वर्मा को धक्का दिया और वह अपनी ही कलाकृतियों के ढेर पर गिर पड़ा। एक नुकीली धातु की मूर्ति उसके सीने में धंस गई। आलोक वर्मा वहीं ढेर हो गया। उसके लालच का अंत उसी खजाने से हुआ जिसकी उसे चाहत थी। सच्चाई की रोशनी और एक नई शुरुआत। पुलिस बुलाई गई। आलोक वर्मा का सारा संग्रह जब्त कर लिया गया और चर्च की आग का मामला फिर से खुल गया। संध्या ने अपने पुराने दर्दनाक अनुभवों को याद करके बयान दिए। हालांकि यह उसके लिए भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल था। पुलिस ने चर्च के नीचे गुप्त तहखाने की खुदाई की और वहां से वो प्राचीन मूर्ति मिली जिसे समीर ने बचाने की कोशिश की थी। ये कोई जादुई मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की कलाकृति थी जो नैनी गांव के अतीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। समीर का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह या तो आग में जलकर राख हो गया था या आलोक वर्मा ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे कहीं और ठिकाने लगा दिया था। उसी समय एक आदमी काले चादर में लिपटे हुए वहां आया। अनिरुद्ध ने उसे पहचान लिया। वो वही साया था जो उसे चर्च में मिला था। जब उस आदमी ने अपनी चादर हटाई तो संध्या के खुशी के आंसू नहीं रुके। भैया, उसने चिल्लाई। उसकी आवाज में वर्षों का इंतजार और राहत थी। हाँ, जिसने अनिरुद्ध को संदेश भेजा था वो साया कोई और नहीं बल्कि खुद समीर था। समीर उस भयानक आग से किसी तरह बच निकला था, लेकिन भयानक रूप से जल गया था और उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। वो इतने सालों तक नैनी गांव से दूर अपने पिता के करीबी दोस्त परशुराम जी के यहाँ छिपकर रहता आया था, अपनी पहचान छुपाए हुए, क्योंकि उसे पता था कि आलोक वर्मा उसे कभी चैन से रहने नहीं देगा। वो जानता था कि सीधे सामने आने पर आलोक उसे खत्म कर देगा और इसलिए उसने एक पत्रकार अनिरुद्ध को चुना ताकि वो सच्चाई को दुनिया के सामने ला सके। उसी ने अनिरुद्ध को चर्च बुलाया था ताकि उसे इस रहस्य की पहली कड़ी दे सके। उसने अनिरुद्ध के पत्रकार होने के जुनून पर भरोसा किया था, यह जानते हुए कि वही सच को उजागर कर सकता है। नैनी गांव का राज आखिरकार सामने आ गया था। संध्या को अब अपनी खोई हुई यादें वापस मिल गई थीं, भले ही वे दर्दनाक थीं। उसने तय किया कि वो अपने माता पिता और भाई के लिए नैनी गांव में एक स्मारक बनवाएगी ताकि उनकी यादें हमेशा जीवित रहें। अनिरुद्ध रॉय ने अपनी ये सबसे बड़ी रिपोर्ट लिखी। पुराने चर्च का साया ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा का शीर्षक था जिसने उसे नैनी गांव के अंधेरे अतीत में खींचा था। उसे पता चला कि कुछ सच्चाइयां हमेशा दबी नहीं रहती, वे किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती हैं, भले ही उन्हें वर्षों का इंतजार करना पड़े। नैनी गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन अब ये शांति पहले जैसी भूली नहीं थी। हर चेहरा, हर गली, हर पुरानी इमारत अब एक कहानी कहती थी, उस रात की, उस आग की और उन खोई हुई यादों की जिन्हें एक युवा पत्रकार ने अपनी दृढ़ता और साहस से उजागर किया था।